हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पाठक स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम टेस्ट 5 यूपी स्पेशल पे आधारित क्वेश्चन करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर यूपी के ही यूपीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से ही निकाले गए हैं, जो कि इस टेस्ट में दिए गए हैं। टेस्ट को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण का गठन कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन है 1985, 1986, 1987, 1988। सभी लोग इसका आंसर दें। तो इसका आंसर है 1987। हम आपको 10 सेकंड का टाइम देंगे, जिससे कि आप अपना आंसर कमेंट कर सकें। उसके बाद फिर हम उसका आंसर बताएंगे। तो 1987 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण का गठन हुआ था, जिसे BIFR भी कहते हैं। इसका गठन जो है वो औद्योगिक कंपनी अधिनियम 1985 के अंतर्गत किया गया था, जबकि बोर्ड की स्थापना जनवरी 1987 में हुई और इसका क्रियान्वयन जो है, इसकी शुरुआत जो 15 मई 1987 से शुरू कर दिया गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। पहला, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। दूसरा, वित्तीय आर्थिक आउटलुक। तीसरा, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। चौथा, विश्व विकास रिपोर्ट। पांचवा, वैश्विक आर्थिक पुनर्वीक्षण। उपर्युक्त रिपोर्टों में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा कौन कौन सी इसमें से रिपोर्टें प्रकाशित की जाती हैं? उनके ऑप्शंस मैं आपको दिखा देता हूं। उनके ऑप्शंस हैं 1 और 2, 1, 3, 4 और 5, 2, 4 और 5, 1, 2, 3 और 4। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2। 1 और 2 का मतलब है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट, ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित होता है। और ये जो 3 दिए गए हैं, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट और वैश्विक आर्थिक पुनर्वीक्षण, ये तीनों जो हैं ये विश्व बैंक द्वारा रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। तो याद रखना है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो IMF द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। और जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट और विश्व विकास रिपोर्ट और वैश्विक आर्थिक पुनरीक्षण है, ये जो है विश्व बैंक के द्वारा रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका पहला 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा भारत के चावल एवं गेहूं उत्पादक क्षेत्रों को अलग करती है। दूसरा है, शीतकाल में अत्यधिक वृष्टि गेहूं की फसल हेतु सहायक है। इसका ऑप्शन पहला है केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 1 और 2 दोनों, और चौथा है न तो 1 और न ही 2। तो इसका आंसर है केवल 1, ऑप्शन ए केवल 1। क्योंकि अगर हम देखें, शीतकाल में अत्यधिक वृष्टि गेहूँ, अत्यधिक वृष्टि का मतलब होता है कि अगर अत्यधिक वृष्टि हो जाएगा तो फसलें बर्बाद हो जाएंगे और उससे गेहूं के लिए सहायक नहीं होगा, ये खतरनाक होगा। और भारत में गेहूं की फसल के लिए 10 से 25 डिग्री का तापमान एवं 80 सेंटीमीटर की औसत वर्षा चाहिए होती है, जिसे मध्यम ताप एवं मध्यम वर्षा भी कहा जाता है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा गेहूं उत्पादन की उच्चतम सीमा है। अतः 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा भारत के चावल और गेहूं उत्पादक क्षेत्रों को अलग करती है। इसलिए ऑप्शन केवल 1 ही सही है, दूसरा ऑप्शन नहीं सही है। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? तो इसका आंसर है, ऑप्शन है झिंगल, दूसरा पलास, तीसरा महुआ, चौथा कोके। आप लोग आंसर दीजिए। पहला है झिंगल, दूसरा पलास, तीसरा महुआ,
चौथा कोके। ये है उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में कौन सा पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पलास। पलास का जो पौधा है यह शुष्क पर्णपाती वनों में उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पूर्व, मध्य एवं पश्चिमी मैदानों में पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्षों में साल, पलास, अंजीर, अमलतास आदि हैं, जबकि नदी तट के नम वाले क्षेत्रों में नीम, पीपल, शीशम, महुआ, बबूल आदि वृक्ष होते हैं। अगर हम पलास की बात कर रहे हैं तो पलास को ये जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का जो पलास का पुष्प होता है, पलास नामक पुष्प जो होता है, यह उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वैदिक काल में विद्यमान निम्नलिखित ऋषियों में से कौन उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है याज्ञवल्क्य, दूसरा भारद्वाज, तीसरा अत्रि, चौथे पार्श्वनाथ। तो आंसर दीजिए, कौन उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है निम्न ऋषियों में से? तो इसका आंसर है याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य जो हैं वो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं हैं। नहीं तो भारद्वाज जी प्रयाग से हैं, अत्रि जी चित्रकूट से हैं जो एमपी और यूपी के बॉर्डर पे है, और पार्श्वनाथ जो बनारस से हैं। ठीक है, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भी रह चुके हैं पार्श्वनाथ, और 24वें रहे हैं महावीर स्वामी जी। जैन धर्म की स्थापना आदिनाथ मतलब ऋषभदेव के द्वारा की गई थी। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माता माया किस शासक परिवार से संबंधित थी? आपका ऑप्शन है कपिलवस्तु, लुम्बिनी, सारनाथ, देवरिया। गौतम बुद्ध की माता माया किस शासक परिवार से संबंधित थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध की माता जो थी वो कपिलवस्तु शासक परिवार से संबंधित थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी थी, और इनके बारे में हमने बताया है कि ये कपिलवस्तु की महारानी थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य नहीं है? आपके ऑप्शन हैं पंथी, चरकुला, पाईडंडा, भर्तृहरि। तो ये कौन सा नृत्य रूप उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य नहीं है? आप लोग ऑप्शन कमेंट करें आंसर। तो इसका आंसर है पंथी। पंथी नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य का सतनामी समुदाय का प्रमुख नृत्य है। और चरकुला नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का है। ब्रज क्षेत्र मतलब मथुरा, वृंदावन। पाईडंडा गुजरात के डांडिया नृत्य के समान है। यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के आहिरों द्वारा मतलब यादवों द्वारा किया जाता है। और भर्तृहरि उत्तर प्रदेश से संबंधित लोक कला है। ठीक है, ये रहे इससे संबंधित जानकारी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज प्रयागराज जिले की करछना तहसील में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ग्लास रेत, बी ऑप्शन है संगमरमर, तीसरा ऑप्शन है बॉक्साइट, चौथा ऑप्शन है यूरेनियम। लोग ऑप्शन आंसर करें। कौन सा प्रयागराज जिले की करछना तहसील में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका आंसर है ग्लास रेत। ऑप्शन ए ग्लास रेत, जो कि ये प्रयागराज जिले की करछना तहसील में सर्वाधिक पाया जाता है। संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। यूरेनियम ये ललितपुर में पाया जाता है। और जो बॉक्साइट है ये बांदा और चंदौली में पाया जाता है। तो ग्लास रेत प्रयागराज के करछना में, संगमरमर सोनभद्र और मिर्जापुर में, यूरेनियम ललितपुर में, और बॉक्साइट बांदा और चंदौली में। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
ऑप्शन है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस इटावा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी लखनऊ। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आप लोग आंसर कमेंट करें जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में नहीं कानपुर में है, कानपुर में छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे, और सब तीनों सुमेलित हैं, सही हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में उद्यम स्थापित के इच्छुक उद्यमियों के लिए एक वेब आधारित ऑनलाइन सुविधा है। इसमें से कौन सा ऑनलाइन सुविधा है जिसमें उद्यम स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों के लिए आधारित है? इसका ऑप्शन है निवेश मित्र, निवेश बंधु, इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश और निवेश उत्तर प्रदेश। आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, निवेश मित्र। निवेश मित्र जो कि उत्तर प्रदेश में उद्यम स्थापित अगर किसी को करना है तो एक ऑनलाइन सुविधा दी गई है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है। इससे आप सारी जो प्रोसेस हैं वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित, अब प्लेस का नाम लिखना है बीच में अपनी माँ को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण हुए थे। कौन सा स्थान है? ऑप्शन में है शंखसिया, श्रावस्ती, कौशाम्बी, सारनाथ। कौन सा ऐसा उत्तर प्रदेश में स्थान था जहाँ से गौतम बुद्ध अपनी माँ को उपदेश देने के बाद ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण हो गए थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, शंखसिया। शंखसिया जो है ये फर्रुखाबाद में है, ठीक है। फर्रुखाबाद में ही इन्होंने शंखसिया नामक स्थान पे अपनी माँ को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण हो गए थे, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में मौदहा बांध परियोजना स्थित है? तो मौदहा बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके कानपुर, लखनऊ, बलिया, हमीरपुर। इन चारों में से किस जिले में मौदहा बांध स्थित है? आप लोग ऑप्शन आंसर करें। तो इसका आंसर है हमीरपुर। हमीरपुर में ही मौदहा बांध स्थित है। मौदहा बांध परियोजना जो है ये हमीरपुर जिले में स्थित है। ये बिरमा नदी पर निर्मित है, जिसका मुख्य उद्देश्य इस नदी का क्या है? सिंचाई है। इसकी जल क्षमता जो है इस नदी की 179 मिलियन क्यूबिक मीटर है, ठीक है। यह 2003 से संचालित है। ये जो बांध है ये 2003 से संचालित है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। आप लोग अच्छा कर रहे हैं, अच्छे से कमेंट करिए और अच्छा करेंगे। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका ऑप्शन है प्रयागराज, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बहराइच। बहराइच में जो है 2001 से 2011 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत है, जो कि 46.48% है, जो कि 2001 से 2011 के बीच में सर्वाधिक जनसंख्या होगी। अगर वहाँ पे 100 जनसंख्या रही होगी तो 146 2011 में रह गई होगी। बलरामपुर का अगर देख लें तो बलरामपुर में 27.26%। इलाहाबाद में देखें, मतलब प्रयागराज में देखें तो 20.63 और आजमगढ़ में देखें तो 17.11% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है,
डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए गए हैं? तो इसका ऑप्शन है सोनभद्र, चित्रकूट, झांसी, बलिया। आप लोग आंसर करें। डोलोमाइट का भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिला में पाया गया है? सोनभद्र, चित्रकूट, झांसी, बलिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सोनभद्र। सोनभद्र में जो है डोलोमाइट का भंडार पाया गया है। डोलोमाइट कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना एक निर्जलीय कार्बोनेट खनिज होता है। इसका रासायनिक सूत्र जो है CaMgCO3 है। उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट सोनभद्र, मिर्जापुर तथा बांदा में अधिकता में प्राप्त होता है। इसका सबसे आम उपयोग निर्माण उद्योग में तथा मैग्नीशिया के स्रोतों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो डोलोमाइट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र, मिर्जापुर और बांदा। इन 3 जिलों को याद रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाती है? ऑप्शन आपका है कर्मा, दादरा, रासलीला, कथक। आप लोग अच्छा कर रहे हैं, ऑप्शन करिए। कौन सी नृत्य शैली कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाती है? ऑप्शन इसके कर्मा, दादरा, रासलीला, कथक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी रासलीला। रासलीला जो कि है ये कृष्ण की लीला होती है। ये मनमोहक अदाओं और मुरली का ऐसा संगम है जिस पर राधा एवं समस्त गोपियाँ मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। यह ब्रज क्षेत्र में मतलब मथुरा और वृंदावन में ही ये रासलीला अधिकतर होती है और सभी जगहों पर भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से अगर इसका गढ़ देखा जाए तो वृंदावन और मथुरा ही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में अपना पहला उपदेश दिया था? इसका ऑप्शन है सारनाथ, मिर्जापुर, लखनऊ, कुशीनगर। गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में अपना पहला उपदेश दिया था? सारनाथ, मिर्जापुर, लखनऊ, कुशीनगर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सारनाथ। सारनाथ में ही गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। हमने गौतम बुद्ध जी के बारे में बताया अभी कुछ देर पहले कि उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और वो लुम्बिनी में जन्म हुआ था। उनके पिताजी राजा शुद्धोधन थे, ठीक है ना। और 29 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने अपना घर त्याग कर दिया था। और घर त्याग, हाँ कभी कभार एक आध क्वेश्चन आ जाता है कि घर त्याग, जो घर उन्होंने गृह त्याग किया था वो किस रूप में जाना जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग वनों एवं वृक्षों से घिरा हुआ है? इसका ऑप्शन है 7%, 8%, 9%, 10%। तो उत्तर प्रदेश का कितना परसेंट जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने परसेंट पर वनों या फिर वृक्षों से घिरा हुआ है? आंसर दें आप लोग। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 9%। 9% जो है वह वनों और वृक्षों से घिरा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। इसमें राज्य में वन क्षेत्र 16,583 वर्ग किलोमीटर हैं, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 6.88 है तथा इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 9.01% भाग वनों एवं क्षेत्र वृक्षों से घिरा हुआ है। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है नवाबगंज, भरतपुर, चितरंगगुड़ी और रायगंज। इसका आंसर दें आप लोग। ऑप्शन है इसका पहला नवाबगंज, भरतपुर, चितरंगगुड़ी और रायगंज। कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? नवाबगंज, भरतपुर, चितरंगगुड़ी और रायगंज।
तो इसका आंसर है नवाबगंज। नवाबगंज जो पक्षी अभ्यारण्य है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब इसका वर्तमान में नाम 2015 में इसका नाम बदल दिया गया था। इसका नाम जो रखा गया शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया है। यह उत्तर प्रदेश के जो कानपुर लखनऊ राजमार्ग पर उन्नाव जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य में 250 मतलब 250 प्रकार के पक्षियों का संरक्षण प्रदान करता है। यहाँ 250 प्रकार के पक्षी आपको मिलेंगे। ठीक है, और अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, मथुरा, आगरा, वाराणसी। लखनऊ, मथुरा, आगरा, वाराणसी, कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ। लखनऊ जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है, आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है, वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर हिंदी और उर्दू साहित्य के केंद्रों में से एक ऐसा शहर है कि जहाँ पे हिंदी और उर्दू दोनों प्रकार के साहित्यों का यह केंद्र है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है लखनऊ। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्मारक 84 गुंबद उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? स्मारक 84 गुंबद उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ऑप्शन में आपके कालपी, बिठूर, आगरा, फतेहपुर। कालपी, बिठूर, आगरा, फतेहपुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कालपी। कालपी जो कि उत्तर प्रदेश के जो जालौन जिले में एक नगर है। यह नगर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। 84 गुंबद एक इस्लामी वास्तुकला का लोदी सुल्तान का एक शाही मकबरा है। इस इमारत में 60 फुट की ऊंचाई का 2 गुंबद है। गुंबद की दीवारों पर जौनपुरी आदेशों को देखा जा सकता है, मतलब वहाँ पे जौनपुरी आदेश उत्कीर्ण हैं। ठीक है, तो यह जालौन जिले में ही स्थित है। चलते हैं अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी। आप लोग अच्छा कर रहे हैं, ऑप्शन जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कानपुर में। कानपुर में ही ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है। यह 33,000 दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम है। ठीक है, यह फ्लड लाइट बहुउद्देशीय स्टेडियम। फ्लड लाइट मतलब ऐसा स्टेडियम जहाँ पे लाइट की पूरी व्यवस्था है, चाहे डे मैच खेला जाए चाहे नाइट मैच खेला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह स्टेडियम खेल विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रण में है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। इस स्टेडियम पर भारतीयों द्वारा खेला गया 500वां टेस्ट की मेज़बानी इसी ने की थी। 500वां टेस्ट जो है वो मेज़बानी इसी ग्राउंड ने की थी। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष का क्या नाम है? ऑप्शन है आपके अशोक, आम का पेड़, बरगद, पीपल। आंसर दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। अशोक, आम का पेड़, बरगद, पीपल। इसका आंसर है ऑप्शन ए अशोक का पेड़, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष का नाम है। और बरगद जो है यह भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम है। जो अगर भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम पूछा जाए तो बरगद, और उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष का नाम पूछा जाए तो अशोक। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? ऑप्शन में है बाघ, शेर, बारहसिंघा, गाय। राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का? ऑप्शन में है बाघ, शेर, बारहसिंघा, गाय। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बारहसिंघा,
जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। और ये जो बाघ ऑप्शन पे ए दिया है, यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है और राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का बारहसिंघा है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी का क्या नाम है? ऑप्शन ए मोर, बी कोयल, सी तोता, डी सारस। राजकीय पक्षी का क्या नाम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सारस। सारस जो कि राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का है। और जो ऑप्शन ए लिखा गया है मोर, ये राष्ट्रीय पक्षी भारत का है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है सारस है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प का क्या नाम है? ऑप्शन है पलाश, बी ऑप्शन गुड़हल, सी कमल, डी ऑप्शन गुलाब। तो ऑप्शन ए पलाश, बी गुड़हल, सी कमल, डी गुलाब। राजकीय पुष्प का क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए पलाश। ऑप्शन सी पे जो कमल लिखा गया है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है और पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। ये रहे आज के टेस्ट से संबंधित सभी क्वेश्चंस, सभी आंसर्स और उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ पाएँ। डेली 8 बजे एक टेस्ट होता है 25 क्वेश्चंस का, उनके बारे में सारी जानकारियाँ दी जाती हैं, सारी जिससे उनसे रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ होती हैं उतनी दी जाती हैं।